नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के जैद हामिद के बारे में। दरअसल पाकिस्तान के एक व्यक्ति हैं जैद हामिद। वो व्यक्ति पाकिस्तान सेना और आईएसआईएस का करीबी माना जाता है। इन्होंने पाकिस्तान में जो खस्ता हालात हैं, अर्थात वहाँ पर अर्थव्यवस्था की बात करें या आर्थिक स्थिति की बात करें और वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के जो बातें कही हैं, अर्थात एक उन्होंने प्लान पेश किया है, उस प्लान पर बात करने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है और उनके कहने का मतलब क्या है और उससे विश्व में किस तरह की संभावनाएं बनती हैं। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने परमाणु हथियार कुछ देशों को जो खरीदना चाहते हैं उनको बेचे और अपनी आर्थिक बदहाली से बाहर आए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक काम करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए कि अपने परमाणु बम के दम पर दुनिया को डराए और डरा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे और जो ऋण पाकिस्तान पर है उन पाकिस्तान पर ऋणों और उस पर जो ब्याज का भुगतान करना है उस भुगतान से ये छूट प्राप्त कर सकता है। और एक बात उन्होंने यह भी कहा कि अगर दुनिया जिन देशों से उन्होंने कर्ज लिया है वह दबाव डालती हैं कि हाँ आप हमारे कर्ज को चुकाइए, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये काम करना चाहिए। तो उसी से संबंधित बातें जो आप देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि परमाणु हथियारों को बेचना चाहिए। अब इससे संबंधित बातों को आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या बातें इन्होंने कहा है। इनकी बात जो है जैद हामिद की, इनको जैद हामिद प्लान के नाम से मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित हो रही है। इनका कहना यह है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकलने के लिए जैद हामिद प्लान पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि किन देशों को हम परमाणु हथियार अपने दे सकते हैं, तो ये है सऊदी अरब, वो भी चाहता है और उसके साथ साथ तुर्की भी चाहता है कि उसे परमाणु हथियार प्राप्त हो। अब तुर्की और सऊदी अरब दोनों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। बहरहाल इन्होंने ये कहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 घंटे के अंदर हमें 25 अरब डॉलर प्राप्त हो जाएगा सऊदी अरब से। साथ ही साथ यहाँ तुर्की से भी हमें 20 अरब डॉलर प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार पाकिस्तान अपने आर्थिक बदहाली से निकल सकता है और उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इन्होंने कहा है, देखिए दुनिया को न्यूक्लियर बम से डराओ, और डराने की इन्होंने बात कही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वो व्यक्ति हैं जो आईएसआईएस और पाकिस्तानी सेना के ये करीबी माने जाते हैं। हालांकि इनको लेकर के पाकिस्तान के लोगों में ही कंट्रोवर्सी है और कुछ लोगों ने इनकी अच्छी खासी पिटाई भी कर दी थी। अब ये बात जो कह रहे हैं, इनकी बातों को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक संकट क्या है। पाकिस्तान का मैप आप देख ही रहे हैं। मैप देखने के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर क्यों है। दरअसल कुछ समय पहले ही जो स्थितियाँ आप लोगों ने देखा और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, वहाँ पर इमरान खान इससे पहले सत्ता में थे और इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बेदखल करने के बाद दोबारा इमरान खान सत्ता प्राप्ति के लिए, अर्थात सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस संभव प्रयास में वह देशव्यापी जन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और सेना के खिलाफ लगातार वो आग उगल रहे हैं। आग उगलने का मतलब ये है कि आग नहीं, वो जो मदारी दिखाते हैं उस तरह का आग नहीं उगल रहे हैं। दरअसल अपनी बातों के माध्यम से उनके खिलाफ लगातार बातें कर रहे हैं और उनके कुछ प्रमाण भी दे रहे हैं, साक्ष्य भी दे रहे हैं। और इनके समर्थन में कुछ समय पहले हम लोगों ने बात किया था कि वहाँ की जनता, अर्थात पाकिस्तान की जनता, यह पहला मर्तबा था जो इतने बड़े पैमाने पर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आई। जनता सड़कों पर उतर आई और आगजनी की घटना देखी गई। हालांकि इमरान खान को कुछ केस में फंसाने की भी कोशिश की गई। बहरहाल अब स्थितियां वहां पर इमरान खान के पक्ष में कही जा सकती हैं क्योंकि इमरान खान रिहा हो चुके हैं। तो इन बातों को लेकर के अभी भी वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और ये कहा जाता है कि जब तक किसी प्रधानमंत्री को
सेना का समर्थन नहीं मिलता तब तक वहाँ पर न केवल सेना बल्कि वहाँ पर जो चरमपंथी संगठन है उनका समर्थन नहीं मिलता, तब तक कोई व्यक्ति न तो वहाँ पर सेना के पद पर कायम रह सकता है और न ही प्रधानमंत्री पद पर कायम रह सकता है। तो वो बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आर्थिक कंगाली के हालात वहाँ पर है ही, रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर वहाँ जो चिकन मटन तो उनका खाद्य पदार्थ है तो उसकी भी बात कर लें, उसको भी लेकर के लगातार स्थितियां आप लोगों ने देखा ही होगा, रिपोर्ट देखा होगा। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आर्थिक कंगाली की स्थिति पाकिस्तान में मौजूद है। व्यापार घाटा इनका लगातार बढ़ रहा है क्योंकि ये आयात कर रहे हैं, इनके देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अर्थात पाकिस्तान में प्रोडक्शन कम हो रहा है। और अगर किसी देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि उस देश से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो आवश्यकता की वस्तुओं को इंपोर्ट करेगा और यदि इंपोर्ट करेगा तो उनका इंपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट बढ़ने का मतलब ये है कि व्यापार घाटा बढ़ेगा। अब यहाँ पर चूंकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है तो राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में कोई भी देश की कंपनी अर्थात जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो न तो निवेश करती हैं और न ही उन्हें अपना भविष्य दिखाई देता है कि इस देश में यदि हम निवेश करें तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपने लाभ के लिए किसी भी देश में निवेश करती हैं। स्वाभाविक सी बात है, निवेश भी लगातार यहाँ पर कम हो रहा है जहाँ से जॉब भी क्रिएट नहीं हो पा रही है। स्वाभाविक सी बात है इन सभी स्थितियों में यदि व्यापार घाटा इनका बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है कि विदेशी मुद्रा भंडार में इनके गिरावट आ रही है क्योंकि ये लगातार जितना इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है उस मुद्रा भंडार से ये वस्तुओं को खरीद रहे हैं, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद रहे हैं। और जैसा कि पेट्रोल डीजल भारत भी लगभग अपने 85% जो ऊर्जा आवश्यकता है अर्थात हम जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं उसका आयात करता है, उसी तरह से पाकिस्तान भी अपनी आवश्यकता का आयात करता है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे आयात की वजह से उनका व्यापार घाटा बढ़ेगा। और वर्तमान समय में ये बताया जा रहा है कि इसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है महज 4.2 अरब डॉलर रह गया है। स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है और एक संकट की स्थिति है। आर्थिक संकट के कारणों की बात करें तो इनका जो खर्च है वो किन किन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है, तो गैर विकासात्मक योजनाओं पर इनका खर्च बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से अव्यवहारिक जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक व्यापार को, आर्थिक स्थिति को दुरुस्त किया जा सकता है, साथ ही साथ विकासात्मक कार्यों के माध्यम से लॉन्ग टर्म में ये लाभ कमा सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो काम ये नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात उपभोग की वस्तुओं पर हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि ये खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वैश्विक वृद्धि की वजह से इनके आयात मूल्य में भी वृद्धि हुई है। जो आयात मूल्य है, इस आयात मूल्य में भी वृद्धि हुई है। आपने देखा कि एक तो कोविड-19 की हम बात करें, न केवल कोविड-19, इसके साथ साथ यहाँ हमने यह भी देखा कि जो रूस और यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से खाद्यान्न की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। और वृद्धि की वजह से चूंकि यहाँ पर समस्या है, खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है, ये आयात कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है इनका व्यापार घाटा और बढ़ेगा। तो एक तो ये बात है। अब तक के उच्चतम स्तर पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में है। महंगाई की दर ये कहा गया है कि यह 12.7% से बढ़कर के 35% हो गई है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है वह कुछ इस प्रकार होता है 4 ± 2, अर्थात ये जो 4 है इसमें हम 2 जोड़ भी सकते हैं। मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि 6 हो सकता है और न्यूनतम ये 2 हो सकता है। 2% इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए 12.7% और यहाँ उससे बढ़कर के यह 35% हो गया है। स्वाभाविक सी बात है यह पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तानी रुपए के अवमूल्यन की बात करें तो यदि किसी भी देश के रुपए का मूल्य या उसकी मुद्रा का मूल्य कम होता है उससे उसका निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन कब बढ़ेगा? यदि उस देश में औद्योगिक उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और उसकी वस्तुओं का वैश्विक स्तर पर डिमांड है, ऐसी स्थिति में तो ये फायदेमंद हो सकता है। और यदि
ऐसी स्थिति नहीं है। अगर उस अर्थव्यवस्था का द्वितीयक सेक्टर कमजोर है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कई बार कह दिया जाता है, अगर वो कमजोर है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आयात करेंगे, और आयात करने का मतलब यह है कि किसी भी वस्तु को बाहर से आयात करने के लिए इन्हें जो मूल्य चुकाना होगा वो अधिक चुकाना होगा, मतलब अधिक पे करना पड़ेगा। तो यह भी स्थिति देखी जा रही है कि पाकिस्तानी रुपए का लगातार अवमूल्यन हुआ है, इसकी वजह से इनका आयात जो मूल्य है वो बढ़ गया है। साथ ही साथ डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में 100 रुपये से अधिक की गिरावट आई है। ये चिंताजनक बात है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो 150 रुपये की वृद्धि हुई है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपये यहाँ पर पेट्रोल डीजल रहा है तो 100 रुपये में अब 150 आप जोड़ सकते हैं, आप देखेंगे कि 250 यहाँ पर आ रहा है, तो 150 रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है, ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें राजनीतिक संकट के कारण कौन कौन से हैं, या राजनीतिक संकट का कारण कौन सा है, तो अदूरदर्शी नीतिगत निर्णय जो सरकार है, सरकार ऐसे माहौल में इमरान खान को गिरफ्तार की है जब उसको पता है कि अगर हम इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो इमरान खान के पक्ष में चीज़ें जा सकती हैं, और ये स्थिति वहाँ पर देखने को भी मिला। जैसे ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वहाँ की जनता सेना से ये कहते हुए देखी गई कि मैंने कहा था ना कि इमरान को मत छूना, उसका परिणाम बुरा होगा। तो ये उस जो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और सेना है, उनकी अदूरदर्शी नीतिगत निर्णय देखने को मिला कि एक तो उन्होंने जो नीतिगत निर्णय लेना चाहिए था जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाता, अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि देश को एक राजनीतिक नेतृत्व के झंडे के तले या एक नेतृत्व के झंडे के तले एकजुट किया जा सकता था, वो ये काम नहीं कर पाए। स्वाभाविक है कि उसका दुष्परिणाम वहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिला। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने वाली बात अभी हम थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं, और ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में ले रहे हैं। और उस समय की अगर वीडियो देखेंगे, क्लासेज यहाँ पर यूट्यूब पर डली हुई हैं, उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो इमरान खान के लिए पाकिस्तान में बढ़त की स्थिति होगी, अर्थात उनका चेहरा और ज़्यादा मजबूत होगा और उनकी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए और ज़्यादा मजबूत होगी। वही स्थिति देखने को मिली। समर्थकों और सुरक्षा बलों के मध्य लगातार झड़प की स्थिति देखी गई पाकिस्तान में, और ये झड़प की स्थिति वहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होती नज़र आ रही है। कुछ और बातें यहाँ पर देखें। जैद हामिद का प्लान क्या है, तो उन्होंने ये कहा है कि बदहाली को दूर करना, और दूर करने के लिए उन्होंने यही कहा कि परमाणु हथियारों से विश्व को डराने की ज़रूरत है। न केवल डराना, परमाणु हथियारों का सौदा किया जाए, और इसमें जो उनके पास मिसाइलें हैं, जैसे गौरी गजनवी मिसाइलें हैं, उनका निर्यात किया जाए। और उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जो अकेले ऐसा कर रहा है। उनका कहना है कि भारत भी ऐसा कर चुका है, लेकिन भारत के संदर्भ में उनकी जानकारी अभी अधूरी है। एक वीडियो आपको यहाँ पर देखना चाहिए, अभी थोड़ी देर में वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। जो जैदी साहब हैं, जो इन्होंने बात कही है, उन बातों को समझना ज़रूरी है। तो ये जो जैदी साहब हैं, जैद हामिद, इन्होंने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, उस पर न तो पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किया है और न ही CTBT पर हस्ताक्षर करता देश है। ऐसी स्थिति में उसके सामने कोई नीतिगत बाधा नहीं है। वो चाहे तो किसी भी देश को अपना परमाणु हथियार या टेक्नोलॉजी या हथियार जो भी हैं, मिसाइलें हैं, वो निर्यात कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है और ऐसा करने में कोई बाधा आने वाली नहीं है। अब इन दोनों के बारे में हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, परमाणु अप्रसार संधि की बात करें, NPT की बात करें, तो ये बताता है कि हस्ताक्षर हेतु इसे खोला गया था 1 जुलाई 1968 में, और लागू कब किया गया था, तो 5 मार्च 1970 में। परमाणु हथियारों से संबंधित यह अप्रसार संधि है। यहाँ पर शब्द देखिए, अप्रसार, मतलब इसका प्रसार नहीं करने की बात की जा रही है। साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि परमाणु युद्ध के खतरों को टाला जाए। टालना विश्व के अलग अलग देशों के मध्य या देशों के बीच की बात की जा रही है। इसके लिए माध्यम इसमें कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं। प्रसार को रोकने के लिए जो बात कही गई है कि परमाणु हथियार, न केवल परमाणु हथियार बल्कि उसकी प्रौद्योगिकी के भी प्रसार को हमें रोकना है, और ये जो संधि है वो ये बताती है।
दूसरी बात, हमें बढ़ावा देना चाहिए तो किस चीज़ को, जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु अगर हम यूरेनियम का संवर्धन कर सकते हैं तो करने के बाद हम उसे परमाणु हथियार भी बना सकते हैं और उस यूरेनियम के माध्यम से हम ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं जिसे हम शांतिपूर्ण उपयोग में ला सकते हैं। तो इस ट्रीटी में यह कहा गया है कि हमें बढ़ावा देना चाहिए। किस क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए? तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को, साथ ही साथ आगे बढ़ाना है किस चीज़ को, तो निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को हमें आगे बढ़ाना है जिससे इन हथियारों का वैश्विक स्तर पर प्रसार न हो और विश्व में शांति बनी रहे। और कोई भी देश, चूंकि जापान पर हम लोगों ने देख लिया था, नागासाकी हिरोशिमा पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने बमबारी किया था, उसका परिणाम पूरे विश्व के सामने है। स्वाभाविक सी बात है, उन विध्वंसक गतिविधियों से बचाना भी इसका उद्देश्य छिपे तौर पर हम कह सकते हैं। सीटीबीटी की बात करें तो सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर टेस्ट बैन ट्रीटी अर्थात परमाणु परीक्षणों पर यह रोक लगाने की बात करता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कब से होती है? तो इन व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, यह यूनाइटेड नेशन के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं और इनका नाम है बाट्रोस घाली। ठीक है, बाट्रोस घाली। इसका प्रारूप यूनाइटेड नेशन ने तैयार किया था, हस्ताक्षर के लिए खोला गया था इनके कहने पर। ये जो व्यक्ति हैं, इन्हीं के कहने पर हस्ताक्षर के लिए विश्व के लिए खोला गया। समझौता इसमें क्या था? तो परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करना, ठीक, न केवल प्रतिबंधित करना। इस संधि के बारे में बात करें कि ये संधि कब अस्तित्व में आई, 24 सितंबर 1996 में अस्तित्व में आई। और उस समय जब ये संधि आई थी, अर्थात 1996 की बात की जा रही है, उस समय 71 के करीब, लगभग 71 के करीब देश इस पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो 181 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन न तो पाकिस्तान और न ही भारत इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। और इसी बात को जो जैदी साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया है तो हम बिल्कुल खुले हैं, हमारे हाथ खुले हैं, हम चाहें तो किसी भी देश को निर्यात कर सकते हैं, हमारे सामने कोई व्यवहारिक समस्या नहीं है। इसमें प्रावधान क्या है? परमाणु परीक्षणों को ये प्रतिबंधित करता है और यह भी कहता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं वह अपने क्षेत्र में किसी भी देश को परमाणु परीक्षण करने से रोकें और उसको नियंत्रित करें। यहाँ पर अपने क्षेत्र में परमाणु परीक्षण को नियंत्रित करना, ये दो बातें हम लोगों ने समझ लिया जो इसमें चर्चा किया गया था, जो बातें कही गई थी। अब बात ये होती है, भारत ने किन देशों को परमाणु हथियार बेचा है? तो परमाणु हथियार की यहाँ पर बात हो रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है। तो कुछ देशों की निगाह भारत पर है कि भारत से वो इन हथियारों को खरीदें, और कुछ देशों के साथ पहले ही ये समझौता हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ब्राज़ील। और भारत के बाज़ार पर, अर्थात जो वैश्विक बाज़ार है हथियारों का, कुल 15 देश ऐसे हैं जो भारत के इस बाज़ार पर नज़र रखते हैं। वो चाहते हैं कि भारत से ये हथियार हमें मिल जाए, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल मिल जाए। कारण ये है कि, और भारत ने इसलिए बेचने का निर्णय लिया क्योंकि एशिया में चीन के प्रभुत्व को ख़त्म करना है, और चीन के प्रभुत्व को हम ख़त्म न भी कर पाएँ तो कम से कम उसे बैलेंस ज़रूर कर लें। और ये तभी हो सकता है कि जब हमारे पड़ोसी देश या चीन के ही पड़ोसी देशों के पास इसके इक्विवेलेंट, अर्थात चीन के इक्विवेलेंट हथियार हो। क्योंकि हथियार, कहा यह जाता है कि परमाणु हथियार जो होते हैं वो युद्ध रोकने का भी काम करते हैं। हालांकि विध्वंसक गतिविधियां हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। बहरहाल ये बात की जा रही है और ये बात कही जाती है कि दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध की संभावना 0 हो जाती है। ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही है। तो इन देशों को बेच करके, वियतनाम को बेच करके और कुछ अन्य देशों को बेच करके भारत जो चीन का प्रभुत्व है उसे कम कर सकता है, क्योंकि जो चीन है लगातार इन देशों को डराता रहता है, धमकाता रहता है। अब बात यह है कि जैद हामिद के जो प्लान है उससे एशिया महाद्वीप और मध्य एशिया, पश्चिम एशिया पर क्या प्रभाव होगा? तो जब मैं एशिया की बात कर रहा हूं तो पूरे एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं, उसमें भारत भी शामिल है एशिया महाद्वीप में। और साथ ही साथ यहाँ मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखें, मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल ईस्ट एशिया में, तो इन देशों को आप देखेंगे तो ये रहा सऊदी अरब और ये रहा तुर्की। स्वाभाविक सी बात है, अगर इन देशों को
यह बेच देता है, मतलब पाकिस्तान परमाणु हथियार और जो तकनीकी है या मिसाइल हैं वो बेच देता है, ये देश परमाणु संपन्न होंगे और परमाणु संपन्न होने के साथ ही इन देशों के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, यह सभी देश अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित होंगे और वो देश भी चाहेंगे कि चाहे जैसे हो सके या चोरी छिपे या फिर वो परमाणु हथियारों का खुद ही विकास कर लिया जाए, क्योंकि उनके सामने इन देशों के पास हथियार होने के बाद सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाएंगी। तो सुरक्षा चुनौतियां जैसे सऊदी अरब, ओमान, यमन की बात करें या अन्य जो छोटे छोटे देश हैं, इन देशों के सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, इस क्षेत्र में जो पहले से ही अनस्टेबल रहता है, अस्थिरता देखी जाती है, इन देशों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और ये भी किसी न किसी तरीके से परमाणु हथियारों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो ईरान की बात कर लें तो ईरान में स्थिति ये है, ये आप देखेंगे ईरान में ईरान और अमेरिका के मध्य 2015 में JCPOA नाम से समझौता हुआ था। P5+1 उसको समझौता कहते हैं। ये जो P5+1 समझौता हुआ था, इस समझौते के आधार पर ये कहा गया था, इस बात को लेकर के सहमति बनी थी कि ईरान चाहे तो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम का संवर्धन करके वह उसका सिविल यूज़ कर सकता है, अर्थात ऊर्जा के क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकता है। और उस समझौते के आधार पर यह भी कहा गया था कि ईरान करेगा, बनाएगा, लेकिन उसका सिविल यूज़ करेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो एजेंसी है उसकी निगरानी भी करेगी। ये ओबामा के समय समझौता हुआ था और उसके बाद जब ओबामा सत्ता में नहीं रहे, फिर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को बहुत ख़राब समझौता बताते हुए इस समझौते से बाहर निकलने का काम किया था। और जैसे ही इस समझौते से अमेरिका बाहर निकला था, वैसे ही ईरान ने इस बात की घोषणा कर दी कि अब हमारे ऊपर ये समझौता लागू नहीं होता है, अब हम यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं और परमाणु बम हम बनाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ऐसी स्थिति में इजराइल की बात करें, इजराइल अमेरिका का समर्थक है और अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार न हो और इसीलिए समझौता भी हुआ था ईरान के साथ। ऐसी स्थिति में अगर इनके पास ये परमाणु हथियार आते हैं, इन परमाणु हथियारों का परिणाम ये भी होगा कि ईरान भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि टर्की के खिलाफ या तुर्की के खिलाफ तुर्की चाहता है कि विश्व में इस्लामिक देशों का वो नेतृत्व करे और ईरान चाहता है कि वो नेतृत्व करे। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ पर समस्या और ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है और न केवल यहीं पर स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि एशिया में अगर किसी भी आतंकवादी संगठन के हाथ में यह परमाणु हथियार लग जाए तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत को फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे और भारत के लिए अपनी सुरक्षा चुनौतियों को मजबूत करना, बनाए रखना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो ये बात हमारे सामने है। साथ ही यहाँ पर ये कही जा रही है कि सऊदी अरब और तुर्की की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से तनाव में वृद्धि की संभावना यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में परमाणु करण की बात करें, अर्थात परमाणु हथियारों की वृद्धि होने की संभावना, जैसा कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्थिति देखने को मिल सकती है। शक्ति संतुलन में वृद्धि होगी। अभी तक जो माना जाता है कि अमेरिका विश्व का चौधरी है, हालांकि जो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ था, यूएसएसआर के विघटन के बाद की स्थितियां जो थीं वह एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति थी। अब धीरे धीरे विश्व के कई देश जो लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, जैसे 98 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया, भारत के करने के बाद तुरंत पाकिस्तान ने भी कर लिया। पाकिस्तान के करने के साथ साथ आप लोगों ने उत्तर कोरिया के बारे में पढ़ा होगा कि वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अमेरिका के कितने भी डराने धमकाने के बावजूद वो पीछे नहीं हटने वाला है। तो ऐसी स्थिति में पूरे एशिया में इस तरह की स्थितियां बदल सकती हैं और शक्ति संतुलन जो हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका के पक्ष में रहता है, कुछ देशों के पक्ष में रहता है, वो शक्ति संतुलन परमाणु हथियार प्राप्त होते ही बिगड़ सकता है। और बिगड़ने के साथ साथ विश्व में यह स्थिति हो सकती है
कि विश्व के कई देश इसे प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, आतंकी और विद्रोही संगठनों की पहुंच भी हो सकती है अगर यहाँ पर जाती है तो, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चरमपंथ जब आगे बढ़ेगा और चरमपंथ का बोलबाला होगा तो जो जिहाद की संभावना है, और जिहाद नाम दिया जाता है, हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां देखने को मिले और उनके हाथ ये हथियार लग जाए। क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। इस पूरे क्षेत्र में हमेशा से ही ये डिस्टर्ब रहता है, तो यहाँ पर भी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। वैश्विक समुदाय की इस बात को लेकर के क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, तो एनपीटी और साथ ही साथ सीटीबीटी के पक्षकार जो देश हैं, अर्थात यूरोप के देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें या अन्य यूरोपीय देशों की बात करें, तो ये क्या कर सकते हैं। हमने बात किया कि सऊदी अरब और तुर्की, इन दोनों को प्राप्त हो सकता है, जैसा कि यदि साहब कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 1967 के समझौते के अनुसार ये कहा गया, संधि के अनुसार एनपीटी की बात करें, कि उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न राष्ट्र माना जाएगा जिन्होंने 1967 तक परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो अगर इन्हें प्राप्त होगा तो प्राप्त होने की स्थिति में जो ये देश हैं, उन देशों का इन देशों से, अर्थात जो पश्चिमी देश हैं, उनका सऊदी अरब तुर्की से संबंध बिगड़ सकता है। और संबंध बिगड़ने के साथ साथ यह पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी काम कर सकते हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस पर और ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो और ज़्यादा स्थितियां विभत्स होंगी। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से अमेरिका विरोधी, यूरोप विरोधी हो जाए, जैसे कि आप ईरान में भी देखते हैं, और डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर शक्ति संतुलन में वृद्धि होगी, और शक्ति संतुलन में यदि वृद्धि हो रही है तो कोई भी देश अपने स्थिति को बनाए रखने, अर्थात अमेरिका अपनी स्थिति को, अर्थात वर्चस्व की स्थिति को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करेगा, और उसमें वो किस हद तक आगे जा सकता है ये कहना मुश्किल होगा। ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। एनपीटी और सीटीबीटी का उद्देश्य जो था, वो सभी उद्देश्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी, उन सभी बातों को हमने समझा। आपको ये कैसा लगा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।